चर्चा करेंगे आर्थिक नियमों की। जैसा कि हमें पता है कि अर्थशास्त्र के पुस्तक जो है वो साइंस की पुस्तक है। कुछ अर्थशास्त्रीय मानते हैं कि अर्थशास्त्र साइंस है, कुछ अर्थशास्त्री मानते हैं कि अर्थशास्त्र कला है। तो आर्थिक नियमों के बारे में जानते हैं कि क्या है, आर्थिक नियम किस तरह के हैं। तो हमें पता है कि प्रत्येक साइंस के कुछ निश्चित नियम और सिद्धांत होते हैं और ये नियम किन्हीं दो घटनाओं के मध्य जो है कारण और परिणाम के मध्य संबंध को व्यक्त करते हैं। तो हमारा जो इकोनॉमिक्स है वो भी एक तरह का साइंस है, इसलिए अन्य साइंस की तरह अर्थशास्त्र के भी कुछ एक निश्चित नियम हैं, सिद्धांत हैं, इसलिए इसे कहा जाता है आर्थिक नियम। अब आर्थिक नियम जो होते हैं वो दो आर्थिक घटनाओं के मध्य कारण और परिणामों के मध्य जो है संबंध को स्पष्ट करते हैं। जैसे कि जब हम आगे पढ़ेंगे तो एक आएगा मांग का नियम, और मांग का नियम में बताता है कि यदि किसी वस्तु का मूल्य घटता है तो उसकी मांग बढ़ती है, और अगर मूल्य बढ़ता है तो वस्तु की मांग कम होती है। तो ये कारण और परिणाम को बता रहा है ना। और यहाँ पर एक चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है, जब भी कुछ इस तरह के नियम बताए जाते हैं तो वहाँ पर एक शब्द ज़रूर आता है कि अन्य बातें समान रहने पर। तो यहाँ पर अन्य बातें समान रहने के नियम पर ही यह नियम लागू होता है। हाँ, तो यहाँ पर कुछ अर्थशास्त्रियों ने इसको परिभाषित किया है। इसमें रॉबिन्स नाम के अर्थशास्त्री, उन्होंने कहा है कि आर्थिक नियम जो है मानव के आचरणों के संबंध में उन समानताओं के कथन होते हैं जिनका संबंध असीमित आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वैकल्पिक प्रयोग वाले सीमित साधनों के प्रयोग से होता है। तो आर्थिक नियम को अलग अलग अर्थशास्त्रियों ने अलग अलग रूप में अपने अनुसार बताया है और कारण और परिणाम के मध्य संबंध को स्पष्ट किया है। अब जानते हैं कि आर्थिक नियम की नेचर क्या हो सकती है या इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो सकती है। तो जैसा कि मैंने अभी पहले भी बताया कि आर्थिक नियम जो हैं विज्ञान की तरह ही माने गए हैं, तो अर्थशास्त्र के नियम भी प्राय प्राकृतिक विज्ञान के नियमों के समान ही होते हैं, है ना। तो रॉबिन्स ने भी आर्थिक नियम को अन्य विज्ञान के नियमों के समान ही माना है। तो और उसकी बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स बताई है या बहुत उसकी नेचर बताई है। तो नेचर में सबसे पहले नेचर जो बताई है, इन्होंने बताया है कि हमारे जो इकोनॉमिक लॉ होते हैं वो हाइपोथेटिकल होते हैं, काल्पनिक होते हैं। तो आर्थिक नियम काल्पनिक किस तरह से होते हैं, क्योंकि इनका संबंध जो होता है वो मानव से होता है या मानव व्यवहार या मानव आचरण से होता है। और हमें पता है कि मानव का आचरण या व्यवहार होता है वो कभी भी एक जैसा नहीं रहता, वो सदैव जो है परिवर्तनशील रहता है। इस कारण परिवर्तनशील मानवीय आचरण से संबंधित आर्थिक नियम जितने भी होंगे वो सदैव नियम भी सदैव और सर्वत्र सत्य नहीं होते हैं। इसलिए ये जहाँ पर भी इस तरह के नियम की बात की जाती है वहाँ पर हमेशा इफ़ अदर थिंग्स बीइंग इक्वल वाक्यांश शब्द का प्रयोग किया जाता है ना। इसलिए कहा गया है कि ये जो नियम होते हैं वो काल्पनिक होते हैं। अब नेक्स्ट जो इसमें प्रकृति बताई है वो बताइए कि आर्थिक नियम कम निश्चित होते हैं। बिल्कुल कि आर्थिक नियम भौतिक प्रवृत्तियों के कथन मात्र होते हैं, अर्थात ये जो नियम होते हैं प्राकृतिक नियम की तुलना में कम निश्चित होते हैं। इसका कारण यह होता है कि ये नियम जो होते हैं किसी घटना के अनिवार्य रूप से घटित होने के बारे में हमें नहीं बताते हैं, वरन किसी घटना के घटित होने की केवल हमें संभावना व्यक्त करते हैं ना। तो इसलिए ये जो नियम होते हैं वो प्राय
कम निश्चित होते हैं। फिर आर्थिक नियम जो होते हैं रिलेवेंट होते हैं, क्योंकि आर्थिक नियम होते हैं वो देश और समय से संबंधित होते हैं। इस आधार पर इन्हें दो भागों में बांटा जाता है। पहले तो सार्वभौमिक आर्थिक नियम और दूसरा संस्थागत आर्थिक नियम। तो पहले जानते हैं कि सार्वभौमिक आर्थिक नियम क्या होते हैं। तो सार्वभौमिक आर्थिक नियम जो होते हैं वह सभी देशों में सभी समयों पर सभी परिस्थितियों में लगभग एक जैसे होते हैं और लगभग सही उतरते हैं सब जगह। जैसे कि हमारा डिमांड हुआ, सप्लाई हुआ, कंजप्शन हुआ, है ना। फिर संस्थागत आर्थिक नियम जो होते हैं वो स्थान, कंडीशन और टाइम के साथ साथ परिवर्तित होते रहते हैं। जैसे किसी भी देश या विदेश के मुद्रा हो गई या फिर टैक्सेशन की पॉलिसीज़ हो गई या उससे रिलेटेड कोई नियम हो गए, तो ये कहा जा सकता है कि आर्थिक नियम संस्थागत और ऐतिहासिक सापेक्षिक होते हैं, लेकिन यह विचार पूर्णतः सही नहीं कहा जा सकता है। इस विचार के भी दो पहलू होते हैं, क्योंकि कुछ सार्वभौमिक आर्थिक नियम ऐसे होते हैं जो कि देश, काल और परिस्थितियों में प्राय समान रूप से लागू होते हैं, लेकिन इन नियमों को देश, काल और परिस्थितियों के संदर्भ में सापेक्षिक नहीं कहा जा सकता है। और कुछ नियम सापेक्षिक नियम होते हैं जो कि देश, काल, परिस्थिति के अनुसार बदलते रहते हैं, है ना। तो जैसे कुछ ऐसी कंट्रीज़ हैं जो कि अल्प विकसित हैं, कुछ विकसित हैं, तो इनके नियम अलग अलग होंगे, इनके जो पॉपुलेशन का नियम होगा वो भी अलग अलग होगा, है ना। तो ये मैंने बताया है कि रिलेवेंट कैसे होते हैं। फिर हमारे जो नियम होते हैं, हमारे इकोनॉमिक नियम जो होते हैं वो कुछ सोशल लॉज होते हैं, सामाजिक नियम होते हैं, क्योंकि व्यक्ति जो मनुष्य जो है, मनुष्य के व्यवहार का अर्थशास्त्र जो है मनुष्य के व्यवहार का आकलन करता है, अध्ययन करता है। इसी कारण आर्थिक नियम भी सामाजिक नियम कहे जाते हैं। और मनुष्य और समाज, इन दोनों में मनुष्य और समाज में विभिन्न आकांक्षाएं होती हैं, इच्छाएं होती हैं, भावनाएं होती हैं, दृष्टिकोण, इन सभी से ये प्रभावित होते हैं। और अभी तक मुझे नहीं पता कि कोई ऐसा मापदंड नहीं बना है जो कि इनकी आकांक्षाओं को, इनकी इच्छाओं को, इनकी भावनाओं के, इनके दृष्टिकोण को सही से मेजर कर सके। इसलिए इनका सटीक विश्लेषण करने या निश्चित नियमों का निर्माण कर सकें, इस प्रकार का कोई नियम अभी तक नहीं बना है। तो इस प्रकार इन सभी कारणों से आर्थिक नियम या प्राकृतिक नियम की अपेक्षा सामाजिक नियमों के अधिक निकट होते हैं। फिर आर्थिक नियम जो होते हैं वो जो होते हैं गुणात्मक कथन मात्र है। आर्थिक नियम केवल परिवर्तन की दिशा अथवा किस्म का ज्ञान कराते हैं तथा परिवर्तन की मात्रा में हमें कुछ नहीं बताते हैं। इसलिए कहा गया है कि ये गुणात्मक कथन मात्र ही होते हैं। तो ये तो मैंने कुछ कैरेक्टर या नेचर बताई है आर्थिक नियमों की, किस तरह से होते हैं। अब दूसरा इसमें जो पॉइंट आता है कि आर्थिक नियम एवं प्राकृतिक नियमों में भिन्नता के कारण क्या है, या फिर आर्थिक नियमों की अपूर्णता या अनिश्चितता के कारण क्या क्या हो सकते हैं, कि आर्थिक नियम क्यों अपूर्ण व अनिश्चित माने गए, है ना। अब ये मान के चलते हैं कि आर्थिक नियम की तुलना में अपूर्ण व कम निश्चित होते हैं, जिनके कारण बहुत सारे हैं। जैसे कि ये स्टडी करते हैं केवल ह्यूमन बिहेवियर की, है ना। अर्थशास्त्र में मानव व्यवहार का ही अध्ययन किया जाता है। बेसिकली अर्थशास्त्र की विशेष सामग्री में सबसे पहला आता है मनुष्य और मनुष्य का स्वभाव, जो कि चंचल है और मनुष्य एक तरह से इंटेलिजेंट भी है। तो इसीलिए मानवीय विचारों या भावना जो है हमेशा से परिवर्तनशील मानी गई है। अतः परिवर्तनशील मानवीय आचरणों पर आधारित जो आर्थिक नियम है वो पूर्ण निश्चित है, अपूर्ण है और अनिश्चित है ना। फिर इसमें आते हैं कि आर्थिक नियम अनेक तत्वों से प्रभावित होता है। हाँ, आर्थिक नियम जो मानव व्यवहार पर आधारित है, आर्थिक नियम न केवल अनेक तत्वों से प्रभावित होता है वरन
संबंधित परिस्थितियों में भी सदैव परिवर्तनशील रहता है। और मानव व्यवहार मुख्यतः धार्मिक भी हो सकता है, सामाजिक प्रथाओं से भी बंधित हो सकता है और परिस्थितियों से भी प्रभावित हो सकता है। इसलिए इस मानवीय भावनाओं में विभिन्नता हमेशा पाई जाती है। अतः मानवीय व्यवहार अनिश्चित और परिवर्तनशील होता है और मानवीय व्यवहार पर आधारित नियम भी कम निश्चित होते हैं। फिर मुद्रा रूपी मापन अपूर्ण और अविश्वसनीय है। बिल्कुल सही है कि अर्थशास्त्र की मानवीय क्रियाओं का माप मुद्रा के माध्यम से किया जा सकता है, लेकिन यह मापदंड पूर्ण और अविश्वसनीय है क्योंकि स्वयं मुद्रा के मूल्य में उसकी मात्रा में कमी अथवा वृद्धि होने के साथ साथ परिवर्तन होता रहता है। और यही नहीं, मुद्रा की जो सीमांत उपयोगिता होती है वो धनी व्यक्ति के लिए कम और निर्धन व्यक्ति के लिए जाहिर सी बात है अधिक होगी। अतः आवश्यकता की तीव्रता की माप ठीक ढंग से नहीं हो पाने के कारण आर्थिक नियम निश्चित नहीं हो पाते हैं। फिर इसमें आता है कि आर्थिक नियम की जांच जो है वो लेबोरेटरीज़ में नहीं होती। हाँ, जाहिर सी बात है कि आर्थिक नियम लेबोरेटरीज़ में चेक नहीं होते क्योंकि ये मानव के व्यवहार से संबंधित होते हैं। अब मानव के व्यवहार के संबंध में कोई लेबोरेटरी शायद आज तक नहीं बनी है, इसलिए कहा जाता है कि आर्थिक नियम अपूर्ण व अनिश्चित है। एक कारण ये भी माना गया है। फिर आता है कि आर्थिक नियम से संबंधित तत्व स्वयं परिवर्तनशील है। तो आर्थिक नियम को प्रभावित करने वाले तत्व जैसे कि खुद कंट्री भी है, काल भी है और परिस्थितियों के अनुसार बदलते रहते हैं। तो मानव भी परिवर्तनशील होता है और देश काल परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तित होता रहता है। तो प्राकृतिक नियम को प्रभावित करने वाले तत्व जो प्रायः स्थिर व अपरिवर्तनशील होते हैं क्योंकि इनका प्रतिपादन प्रयोगशालाओं की अंदर किया जाता है। इससे सभी परिस्थितियां नियंत्रित कर दी जाती हैं। फिर अर्थशास्त्र एक विकासशील विज्ञान है क्योंकि अर्थशास्त्र को एक विकासशील विज्ञान की संज्ञा दी गई है क्योंकि अभी तक इसका पूर्ण तरह विकास नहीं हुआ है। जैसे जैसे इसका और विकास होता जाएगा वैसे वैसे आर्थिक नियम उतने ही शुद्ध और निश्चित होते जाएंगे। हाँ? फिर ये तो मैंने कुछ आपको बताए हैं कि क्यों हमारे आर्थिक नियम अपूर्ण माने गए हैं या अनिश्चित माने गए हैं, है ना। फिर इसमें एक चीज़ और आती है कि क्या हमारा जो इकोनॉमिक्स है वो एक निश्चित विज्ञान है। तो हमने अर्थशास्त्र के नियम, मानव व्यवहार, प्रवृत्ति तथा कुछ अन्य निश्चित तत्वों पर आधारित होने के कारण प्राकृतिक नियमों की भांति निश्चित एवं पूर्ण नहीं होते। अतः इन सीमा के कारण कुछ अर्थशास्त्री अर्थशास्त्र को एक निश्चित विज्ञान नहीं मानते हैं, लेकिन हमारे एक रॉबिन्स एक अर्थशास्त्री हैं, वो इस बात को नहीं मानते हैं और कहते हैं कि अर्थशास्त्र के नियम अन्य विज्ञान के नियमों के पूर्णतः समान ही हैं। यदि पूर्ण तथ्य दिए हुए हों तो इन पर निर्धारित परिणाम भी सत्य होते हैं। तो कुछ ऐसे तथ्य बताए गए हैं या ऐसे तर्क दिए गए हैं जिससे माना गया है कि निश्चित विज्ञान है। जैसे पहला तथ्य जो दिया गया है वो कहा गया है कि आर्थिक नियम पूर्ण और निश्चित होते हैं और कहा गया है कि इसमें कि सभी आर्थिक नियम एक से नहीं होते हैं। अतः इकोनॉमिक्स में कुछ नियम ऐसे भी हैं जो सार्वभौमिक हैं तथा सभी प्रकार से सत्य है। इस प्रकार किसी भी विज्ञान के नियम जैसे कि उत्पत्तिहास नियम है, सीमांत उपयोगिताहास नियम है, प्रतिस्थापन का नियम है आदि। और फिर मानव की प्रवृत्तियों पर आधारित नियम जो है वो कम सत्य हैं, जैसे कि गोसेन का उपयोगिताहास नियम बताया गया है। अतः इस आधार पर इन नियमों का वैज्ञानिक नियम कहा जा सकता है ना। फिर कुछ बताया गया है कि सामान्य औसत रूप से क्रियाशील। तो अर्थशास्त्र के जो नियम है एक व्यक्ति के लिए उतने ही सटीक नहीं उतरते जितने कि सामान्य कथन या समूह या औसत रूप में सही प्रतीत होते हैं। इसलिए आर्थिक नियम द्वारा सामूहिक व्यवहार के बारे में सही भविष्यवाणियाँ संभव है।
अतः इस आधार पर हमारे इकोनॉमिक को साइंस माना जाता है। फिर जो हमारे साइंटिफिक लॉ भी हमारे मान्यताओं पर आधारित है। तो आर्थिक नियम के विषय में कहा जाता है कि वे सदैव कुछ मान्यताओं पर आधारित है, किंतु अन्य विज्ञान के नियम भी कुछ मान्यताओं पर आधारित है। जैसे निश्चित ताप की बात की जाए या निश्चित दबाव की बात न हो तो 2 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन मिलाने पर भी पानी नहीं बनेगा। अतः मान्यताओं के आधार पर आर्थिक नियम को अनिश्चित कह सकते हैं, इसलिए आर्थिक नियम भी वैज्ञानिक नियमों की कैटेगरी में माने जा सकते हैं। फिर कहा गया है निश्चित विज्ञान के रूप में कि प्राकृतिक विज्ञान के नियमों से तुलना अनुचित है, कि आर्थिक नियमों की प्राकृतिक विज्ञान से अगर कंपैरिजन किया जाए तो उन्हें कम सत्य प्रमाणित करना ठीक नहीं है। प्राकृतिक नियम में भी अंतरिक्ष विज्ञान हुआ, जैसे मौसम विज्ञान हुआ, जीव विज्ञान के जो नियम आते हैं, फिर कुछ फिजिक्स के भी नियम की भांति सत्य नहीं होते हैं। तो फिर अर्थशास्त्र को किस तर्क पर हम या किस आधार पर विज्ञान नहीं माने, तो इसे भी जो है हमने साइंस ही माना है। फिर अन्य सामाजिक विज्ञान से तुलना में अधिक निश्चित है हमारे अर्थशास्त्र के नियम कहे जाएं तो अर्थशास्त्र में भी जैसे सामाजिक शास्त्र है या राजनीतिक शास्त्र आदि की भांति ही सामाजिक विज्ञान भी है। यदि अन्य सामाजिक विज्ञानों के कुछ नियम से आर्थिक नियमों की तुलना करें तो हम इन्हें अधिक निश्चित पाएंगे। इसका कारण यह है कि आर्थिक क्रियाओं को मुद्रा रूपी मापदंड से माना जा सकता है, और इसी प्रकार की आर्थिक नियमों के निर्माण में जो स्टैटिक्स होती है, कुछ मैथमेटिक्स मेथड्स का प्रयोग निरंतर बढ़ रहा है। अतः अर्थशास्त्र के नियमों को भी सामाजिक नियमों की तुलना में अधिक निश्चित और पूर्ण जो है सत्य माना जाना चाहिए, और उसे भी निश्चित एक साइंस के रूप में लिया जाना चाहिए। तो ये कुछ तथ्य थे या कुछ तर्क थे जो रॉबिन्स ने दिए थे कि किन कारणों से हमारे अर्थशास्त्र को एग्जैक्ट साइंस माना जाए। तो ये मैंने बताया कि कुछ इकोनॉमी लॉ क्या होते हैं, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स या नेचर क्या होती है, क्यों इन्हें अनिश्चित या पूर्ण माना गया और क्यों उन्हें एग्जैक्ट साइंस माना गया। तो यह तो हमने बात की इकोनॉमिक लॉ के बारे में।